In ninth standard, we have French Revolution, socialism in Russia, Russian Revolution. Then third आपका है Nazism वाला chapter, and then of course we have one or two chapters. जिसके अंदर से फ्रेंच रेवोल्यूशन इज वेरी मतलब कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स इन अवर हिस्ट्री. रीजन क्या है मैं वो भी बताती हूँ. इफ यू लुक इनटू द रेवोल्यूशन ऑफ एनी कंट्री यू वुड सी कि उनका जो एक बेस था ना, दैट वाज फ्रेंच रेवोल्यूशन. मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से ही पूरे वर्ल्ड में कई कंट्रीज के अंदर जो है द चेंजेस केम, बिकॉज दैट वाज द एरिया जहां पे लोगों को ये समझ आया था कि वेयर दे हैव द पावर्स. अगर आज हम बोलते हैं दैट दिस कंट्री इज व्हाट वी कॉल एज डेमोक्रेटिक, तो ये जो डेमोक्रेसी का मेन जो आइडिया है दैट वाज ऑल carried from what we say French Revolution. So that is why French Revolution as a part of our history, in fact those who continue as IAS वगैरह पढ़ना चाहते हैं कहीं पर भी करते हैं, तो as a part of one history it is very important. So let us now come to the chapter. You will be very easily understanding with these notes only. French Revolution on the map of world, अगर आप फ्रांस को देखते हो, इट्स ऑन द वेस्टर्न साइड, स्पेन के ऊपर है. और ये जो हमारी जो ये जो चैप्टर है, दिस इज व्हेन फ्रांस वाज अंडर मोनार्की. हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा था कि डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक रीजन्स, और नॉन डेमोक्रेटिक में हमने पढ़ा था मोनार्की, डिक्टेटरशिप. तो मोनार्की का मतलब होता है व्हेन द किंग इज द रूलर, एंड व्हेन द किंग इज द रूलर वहां पर क्या होता है, द ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट हैव एनी राइट्स. अगर the king is just मतलब कि justiceful, then what will happen, he would take care of his subjects. वहां पर हम जो ऑर्डिनरी पीपल होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट्स. डेमोक्रेसी में हम बोलते हैं सिटीजन्स. द डिफरेंस इज दिस. तो दिस इज व्हेन Louis XVI was ascended as the crown prince of फ्रांस इन 1774. उस वक्त जो आपके पेपर में अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं, वहां का सोशल एटमॉस्फेयर कैसा था, पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर कैसा था, एंड इकोनॉमिकल एटमॉस्फेयर कैसा था. तो एट दैट टाइम जो उनकी सोसाइटी थी सोशल, दैट वाज डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, एंड दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ. मतलब वो जिस ग्रुप के में पैदा हुए हैं उसके अकॉर्डिंग उनको उस स्टेट में डाला जाता था, एंड उनको जो प्रिविलेजेस होती थी या फिर उनको जो बेनिफिट्स होते थे उसके अकॉर्डिंग ही मिलते थे. तो इट वाज द फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट. द फर्स्ट स्टेट वाज टू द पीपल हु वर इन द रिलीजियस सेक्टर, क्लर्जीज, यानी कि जो लोग चर्च या चर्च रिलेटेड में काम करते थे, दे यूज्ड टू कम अंडर फर्स्ट स्टेट. सेकेंड स्टेट होते थे जो रिच पीपल होते थे, नोबल्स, या तो दे वर वर्किंग इन दी कोर्ट या नोबल्स. एंड जो थर्ड स्टेट थे वो होते थे all the common people, whether it is a businessman, merchant, artisan, laborers, anyone, the common people. अब प्रॉब्लम क्या थी कि द फर्स्ट स्टेट एंड सेकेंड स्टेट के जो लोग थे, they were given the privileges of birth, that they were not supposed to pay any tax. But जो थर्ड स्टेट के मेंबर्स थे, they had to pay double tax.
एक उनको पे करना पड़ता था टू द गवर्नमेंट, टू द रूलर, एंड दूसरा उनको पे करना पड़ता था व्हेन दे वर वर्किंग अंडर द क्लर्जी या नोबल्स के नीचे काम करते थे, तो उनके लिए भी उनको इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो देने पड़ते थे. टिथ was the tax which was given to the church and tail was the tax which was given to the government from third estate. यानी कि जितना भी टैक्स बर्डन होता था, दैट वाज ओनली levied on the third estate, the common people, and the first estate and second estate people got the privileges of birth. इसके अलावा there were many restrictions on the third estate, like they could not property वो लोग buy नहीं कर सकते थे. There was many other restrictions. Now what happened? In थोड़े टाइम के बाद देयर वॉज अ स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल. आपका 1 मार्कर क्वेश्चन, सबसिस्टेंस क्राइसिस. सबसिस्टेंस क्राइसिस का मतलब होता है, सबसिस्टेंस का मतलब होता है अपनी जो रोजी रोटी कमाने में भी मुश्किल होना. टू सस्टेन, टू सर्वाइव. देयर वर 3 रीजंस. आपके पेपर में आता व्हाट इज सबसिस्टेंस क्राइसिस और उसके रीजंस क्या है. तो पहला था, फ्रांस का जो पॉपुलेशन था इट वाज इंक्रीजिंग फ्रॉम 25 टू 28 मिलियन. सेकेंडली, पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ तो खाने पीने की जो दिक्कत थी, द मतलब की डिमांड फॉर द एग्रीकल्चरल ग्रेन्स. थर्ड, देयर वाज लो वेजेस. जो लोग काम करते थे, वर्कर्स वगैरह होते थे, उनके जो वेजेस होते थे वो काफी कम होते थे. एंड टू एड देयर वाज विंटर, ठंड. अब इसकी वजह से क्या हुआ, द कॉमन पीपल वर नॉट एबल टू फुलफिल इवन देयर स्टमक. That was a time when the people living in France were facing crisis. एक तरफ ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी, दूसरी तरफ देयर वर मेनी पीपल जो कि एजुकेटेड थे. नाउ दे स्टार्टेड थिंकिंग ऑन वन ग्राउंड कि व्हाई वी आर पेइंग ऑल द टैक्सेस एंड वी डोंट गेट द बेनिफिट. टैक्स भी हम देते हैं और बेनिफिट्स भी हम लोगों को नहीं मिलता है. देयर वर सम पीपल लाइक फिलोसोफर्स लाइक लॉक. आपके पेपर में दिस विल बी one of the very important question whenever it comes into your exam. John Locke, Jean Rouche, ये philosophers थे. They put their ideas, उन लोगों ने books लिखी. कई books के अंदर उन लोगों ने लिखा that the government should be framed as a social contract. पेपर का question है ये. That was the name of the book. Social contract matlab there should be a contract ki government is giving some benefits to the citizens and in return the citizens are giving some benefits to the government. Now aise books आई. अमेरिका के अंदर already the constitution had provided them the rights. Now these जो growing middle class थी, जो educated थी, those who were businessmen, educated elites, now they started understanding these theories. अब उनको समझ आने लगा कि भाई as a human they also have some rights. And in areas को not उस वक्त में education या literacy इतना ज्यादा नहीं था even in France. Now it is more, but at that time it was not that much. तो दे यूज टू डिस्कस दीज थियरीज. जो आपके कॉफी हाउसेस होती थी, सैलन्स होते थे, जहां पर भी लोग मिलते थे, दे यूज टू मीट, वहां पर वो लोग बात करते थे. नाउ दे फेल्ट कि दे शुड रिवॉल्ट अगेंस्ट द मोनार्की and they should have the rule of liberty, fraternity and equality. Liberty means certain freedom. Fraternity means living all together as brothers
And equality means there should be no discrimination on the basis of any birth or any caste. अब यहां पर आपका स्टार्ट हुआ व्हेन ऐसा मतलब कि उन लोगों ने सबने सोचना शुरू किया, तब आपका स्टार्ट हुआ रेवोल्यूशन. अब ये रेवोल्यूशन वाज नॉट ओवरनाइट क्लास 9. सब लोगों का वहां पर क्या है, इफ यू हैव मतलब कि अगर आप फ्रांस या पेरिस के बारे में पढ़ते तो यू विल फाइंड वहां पर कई तरीके के फोर्ट्स हैं. और वन ऑफ द फोर्ट्रेस इज बैसिल का फोर्ट्रेस है, जहां पर आपके एम्परर रहते थे. और उन लोगों को ऐसा बोला गया कि उस बैसिल के अंदर, उस फोर्ट के अंदर सम आर्म्स वेपन्स आर बीइंग केप्ट. तो गुस्से में on 14th July 1789 these people started storming the fort. फोर्ट पर चढ़कर तोड़फोड़ करने लग गए. जब ऐसा हो रहा था तो दूसरी तरफ जो राजा था उनका, द लुइस 16, ही हैड कॉल. अब वहां पर क्या है, हाउ वाज द पार्लियामेंट. अब हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट कैसा है, अभी हमारे इलेक्शंस चल रहे हैं. once the elections will be over, the party which has got the highest majority will form the government. And then उनके में से जिन लोगों के ज्यादा वोट्स हैं, जो लोग ज्यादा केपेबल हैं, दे वुड बी मेड द मिनिस्टर्स. लेकिन ये जो मिनिस्टर्स हैं, ये जो एमपीज हैं, इनको हमने चूज किया है थ्रू दिस इलेक्शन. बट इन फ्रांस ऐसा नहीं था. उनके में क्या था, लुइस 16 द मोनार्की यानी कि जो राजा था, ही वाज द हेड. एंड इन द कोर्ट, वहां पे जो कोर्ट होता था, वहां पे क्या होता था, द किंग वुड बी सिटिंग एंड उसके सामने फर्स्ट एस्टेट, सेकेंड एस्टेट ऐसे बैठते थे. लेकिन जो थर्ड एस्टेट के जो मेंबर्स होते थे, दे वर सपोज टू स्टैंड ऑन द साइड्स एंड एट द बैक. एंड विमेन डिड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ राइट्स. विमेन वहां एंटर नहीं कर सकती. और दूसरा क्या था, जो आपके फर्स्ट एस्टेट है, जितने मेंबर थे, 300 मेंबर्स वर इन फर्स्ट एस्टेट, उन सबका एक वोट, मतलब सबका मिलकर एक वोट. सेकेंड एस्टेट में भी 300 मेंबर्स, उनका भी एक वोट. एंड जो थर्ड एस्टेट थे उसमें थे 600 मेंबर्स, बिकॉज इट वॉज अ लार्ज बॉडी, उनका भी एक वोट होता था. नाउ कैन यू कॉल इट इक्वालिटी. फर्स्ट एस्टेट में सिर्फ 300 लोग हैं, उनका एक वोट है. सेकेंड एस्टेट में भी 300 है, उनका एक है. लेकिन थर्ड एस्टेट में 600 है एंड देयर वोट वाज काउंटेड 1. So now the members of third estate wanted कि one man one vote should be there. अगर 1200 members हैं, 300 from first, 300 from second, 600, तो सबको equal right होना चाहिए for any proposal. राजा कोई भी प्रपोजल रखता था, और अगर फर्स्ट और सेकंड एस्टेट उसको मान लेती थी, थर्ड एस्टेट ना भी मानती थी, तो भी दैट प्रपोजल वुड बी इम्प्लीमेंटेड. एंड द किंग वुड इम्प्लीमेंट द टैक्सेस इन दिस वे. इस तरीके से वो क्या करता था, जो भी टैक्सेस उसको देना होता था, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट उसको सपोर्ट करती थी, तो मेजोरिटी उनको सपोर्ट करती थी, तो वो दे देता था. नाउ व्हेन द when he wanted to impose tax, तो जो members of third estate थे, they all demanded that there should be one man one vote, जिसको राजा ने रिजेक्ट कर दिया. आपके एग्जाम का one more important question from this particular concept. जो थर्ड एस्टेट के जितने भी मेंबर्स थे, they all walked out of the court and they all gathered at the tennis court of Versailles. Versailles जो है वहां एक जगह है, और उन्होंने अपने आप को एक नया नाम दिया, नेशनल असेंबली. क्लास 9, here I want to give you one important tip. ये जो आप फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ रहे हो ना,
even if you are studying it 10 times in this class, it would be less, क्योंकि इसका सीक्वल आपका 10th स्टैंडर्ड में, जहां ये खत्म होता है वहां वो शुरू होता है. मीन्स दिस इज बाहुबली पार्ट 1, बाहुबली पार्ट 2 आपके 10th में आएगा. तो क्वेश्चंस इसमें से भी आते हैं व्हेन यू आर गिविंग योर बोर्ड एग्जाम्स, याद रखना. और इसमें से ये जो स्पेसिफिकली मैं नेशनल असेंबली पे इसीलिए रुकी हूं क्योंकि नेशनल असेंबली का क्वेश्चन 10th में भी आता है. The third estate walked out of the court and they gave themselves a new name, National Assembly. Now ये जो National Assembly थी, इनका काम था to frame a constitution. अब वो चाहते थे कि जो Louis 16 है, he should not impose taxes or make decisions on his own. There should be a proper rules and regulations, जिसको हम बोलते हैं constitution. There should be a proper set of rules and regulations, जिसको follow करके राजा जो है वो decisions ले. So they all were framing a constitution. इसकी इस नेशनल असेंबली की एक ब्यूटी थी कि सम मेंबर्स फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एस्टेट आल्सो सपोर्टेड देम, जैसे मीरा बी एंड एबीसीएस. आपके पेपर में ये क्वेश्चन 1 मार्कर. In fact, they even wrote a pamphlet, what is the third estate about? 1 marker question. So in the political sense, जो आपका Louis 16 था, he was the head. He used to, उनका जो political area था वो divided था into first estate, second estate and third estate की political member, जिनको बोला जाता था estate general. एंड इसमें मेंबर्स होते थे 300 फ्रॉम फर्स्ट एस्टेट, सेकेंड एस्टेट से 300 एंड थर्ड से 600. इन द इकोनॉमिक स्फेयर, इन द इकोनॉमिक स्फेयर, इकोनॉमिक का मतलब होता है पैसों के, वहां पर फ्रांस हैड एम्प्टीड इट्स ट्रेजर. फ्रांस का जो ट्रेजर था वो खाली हो चुका था. रीजन पहला, अमेरिका में आपके कुछ कॉलोनीज थे जिनको फ्री करने के लिए फ्रांस ने अपना काफी पैसा खर्च किया था इन द वॉर. सेकेंड रीजन वाज टू कीप अप द कोर्ट, कोर्ट की रख रखाव, मेंटेनेंस. एंड वो लुइस 16 और उसकी जो वाइफ थी, दे यूज्ड टू लिव अ लैविश लाइफ. इन सब के लिए फ्रांस में मतलब कि जो उनका इकोनॉमी जो था वो बहुत ही ज्यादा डाउनवर्ड चल रहा था, because they needed more money. So he wanted to impose a tax on the third estate. In the social way, society के according जो जितने भी लोग थे, they were divided into first estate, second estate and third estates. First and second estate people had the privilege by birth, लेकिन third estate को कुछ भी नहीं मिलता. So these were the उस वक्त का ये मतलब कि फ्रांस की सोसाइटी का ये एक पिक्चर है. सो व्हेन Louis 16 proposed to impose a tax, the third estate members formed themselves into a national assembly. They wanted to frame a constitution. ये जो मैंने लिखा हुआ है ना, causes, social, political, economic and immediate, these are your exam questions. And in one way, short questions हमेशा आते हैं. What were the social causes of French Revolution? What were the political causes of French Revolution? What were the economic causes of? What were the immediate causes? And sometimes all of them together. अगर एक पर्टिकुलर आता है तो वो 3 marks में आ सकता है, 2 या 3 में, और if it comes for the entire, it would come in 5 marks. So this was how things were working over there. Suddenly बैसिल के ऊपर जो है एक 1 second. So on one side the ruler was imposing tax, on another side people were
फेसिंग सब्सिस्टेंस क्राइसिस, उनको खाने पीने के लिए दिक्कत हो रही थी। ऑन अदर साइड इन द कंट्री साइड मतलब विलेज में द पीजेंट्स जो थे वो लोग डरे हुए थे। उन लोगों ने यहाँ पर इन लोगों ने बैसिल पर अटैक किया। बैसिल इज अ फोर्ट्रेस एंड वहां पर गांव के अंदर कंट्री साइड में द पीजेंट्स अटैक द केजल्स। कैजल मतलब बड़े बड़े आपके जो पैलेसेस होते हैं, वहां पे जो ग्रेन्स थे उन सबको जो है उन लोगों ने लूटना शुरू कर दिया। एट मेनी नोबल्स जो है, बहुत सारे जो नोबल्स है वो वहां से भागे। इन सब चीजों को देखते हुए Louis XVI accepted the constitution formed by National Assembly and France became a constitutional monarchy. Constitutional monarchy का मतलब होता है monarchy ruler was the king, लेकिन he would be working according to the rules and regulations of the constitution. अब कॉन्स्टिट्यूशन में उन लोगों ने क्या किया था, दे हैड चेंज, जो क्लर्जीज थे जिनको पहले प्रिविलेजेस मिले थे बाय बर्थ, उन सबको हटा दिया गया। वो जो टैक्सेस उनको देना पड़ता था टू द चर्चेस उनको हटा दिया गया। चर्च जो थे उनको जब्त कर लिया गया। एम्परर का जो पावर था उसको कम कर दिया गया। हाउ? एम्परर ही वॉज अ रूलर, लेकिन उसके नीचे जो लोग काम करते थे उनको चूज किया जाता था थ्रू द इलेक्शंस। हेड हमारे यहाँ कौन है? प्राइम मिनिस्टर। स्टेट में कौन होता है? चीफ मिनिस्टर। लेकिन वहां पर हेड कौन था? लुइस 16। लेकिन उसके नीचे जो मिनिस्टर्स वगैरह काम करते थे, द लेजिस्लेचर्स, एग्जीक्यूटिव्स एंड जुडिशरी, दे वर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स, जिनको हम एक्टिव मेंबर्स बोलते थे, एक्टिव सिटीजन्स बोलते थे। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन जैसे हमारे यहाँ प्रियम्बल से स्टार्ट होता है, दिस यू ऑल विल बी रीडिंग इन योर नेक्स्ट चैप्टर, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन में पढ़ोगे आप लोग। उनका कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन होता था विद द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, जिसमें उन्होंने अलग अलग राइट्स दिए थे, लाइक राइट टू लाइफ, यानी कि कोई भी किसी भी तरीके का काम कर सकता है, टू सर्वाइव, स्पीच, पहले कोई भी जो है गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता था। इफ ही वांटेड टू एक्सप्रेस हिज व्यू दे कुड डू, इक्वालिटी बिफोर लॉ, right to property and duty of state to protect the citizens right, ये उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला था। लेकिन उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन था उनमें सिटीजन्स आपके दो तरीके के होते थे। जो लोग लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव, जो लेजिस्लेचर को चूज करते थे या जुडिशरी को चूज करते थे, दे वर द एक्टिव सिटीजन्स। एक्टिव सिटीजन्स कौन होते हैं? 25 years and above, पहला, they have to pay the taxes equal to a labor's wage of 3 days। अगर लेबर 300 रुपए कमा रहा है एक दिन में तो 900 रुपीज उनको टैक्स देना चाहिए। और जो सबसे हाईएस्ट टैक्स देता था, ओनली दैट पर्सन वाज अलाउड टू कंटेस्ट द इलेक्शंस। इलेक्शन में वही इंसान खड़ा हो सकता था जो ज्यादा टैक्स देता। वेरस पैसिव मेंबर्स होते थे आपके, जो ना तो टैक्स दे सकते थे, जिनके पास अपनी प्रॉपर्टी नहीं थी, विमेन, चिल्ड्रन एंड द पीपल बिलो 25। तो 25 years above, द टैक्स पेयर्स, द प्रॉपर्टी ओनर्स, मतलब दे वर द वन जो लोग इलेक्शंस में हिस्सा ले। दिस वॉज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब उस वक्त में मतलब जब लुइस 16 ने देखा कि बैसिल के ऊपर लोगों ने अटैक कर दिया है, इन द रूरल एरियाज देयर इज अनरेस्ट, तो उसने जो है मोनार्की को तो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की मान लिया। लेकिन ही एंटर्ड इनटू सीक्रेट नेगोशिएशंस विद किंग ऑफ प्रशिया। उसने जो दूसरे राजा है, प्रशिया अब जर्मनी है, अब हम उसको जर्मनी बोलते हैं, तो प्रशिया के जो किंग था उनके साथ में उसने सीक्रेटली एग्रीमेंट लिया एंड वहां से ट्रूप्स लाकर ही स्टार्टेड द वॉर
अगेंस्ट हिज ओन कंट्री। अब यहाँ पर जो लोग थे, कॉमन पीपल, दे ऑल्सो मार्च्ड इनटू द वॉर एंड दे यूज्ड टू सिंग अ सॉन्ग जिसको हम बोलते हैं मार्शलीज, विच इज राइट नाउ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस. This is a one marker question. There was a war and ultimately war एक तरफ चलता रहा and फ्रांस के अंदर unrest रहा. Many people started forming political clubs. अब क्लास 9th ये वो क्लब वो नहीं है जो आप लोग समझते हो. क्लब मतलब द पॉलिटिकल पार्टी, स्मॉल स्मॉल पॉलिटिकल ग्रुप्स. और उनमें से एक ग्रुप था जैकोबिन्स. जैकोबिन्स जो था, इट कंप्राइज्ड ऑफ द लेस प्रॉस्परस सेक्शंस, जो लोग थोड़े गरीब होते थे, लाइक द वॉच मेकर, द बेकर्स, मतलब ये लोग होते थे जो जैकोबिन्स के मेंबर्स थे. और इनका हेड था मैक्समिलन रॉबेस्पियर. इन लोगों ने जो है, दे वर हैविंग स्ट्रॉन्ग होल्ड. इन लोगों ने प्लान किया रिवॉल्ट को और राजा यानी कि लुइस 16 को पकड़ लिया. एंड देन दे सीज द पावर. उन्होंने पावर जो है राजा से ले लिया. एंड लेटर ऑन लुइस 16 एंड हिज वाइफ मारिया वाज सेंटेंस्ड टू डेथ पब्लिकली. उनको पब्लिकली मारा गया था. एंड दस, पहले फ्रांस वाज मोनार्की, देन इट बिकेम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. लेकिन जब लुइस 16 एंटर्ड इनटू अ सीक्रेट नेगोशिएशन विद प्रशिया, तो द पीपल फ्रॉम द कॉमन एरिया फॉर्म द जैकोबिन्स और उन्होंने जो है राजा को गिरा दिया. एंड अल्टीमेटली फ्रांस बिकेम अ रिपब्लिक. राइट. अब आपके पेपर का वन ऑफ द मोस्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, reign of terror. Now Maximilian Robespierre became the leader. He was the ruler and on the paper it was republic. Republic का मतलब क्या होता है? जहां common people are the head. It means following democracy. But on the other hand, anyone who questioned रॉबेस्पियर, किसी ने भी रॉबेस्पियर के खिलाफ आवाज उठाई, तो that person would be arrested, that person would be put into the prison. and उसको जो है एक डिवाइस था जिसका नाम है गिलेटिन. एंड इट वाज नेम्ड आफ्टर द इन्वेंटर. उसका जो इन्वेंटर था डॉक्टर गिलेटिन, उसके मतलब कि उसी के नाम पर वो डिवाइस बनाया गया था. उसके अंदर डाल के उसके सर को काट दिया जाए. इट वॉज अ डिवाइस विथ 2 poles एंड अ ब्लेड. anyone who would question him, they would be उसके मतलब कि whether they were his supporters or his opposers. He put a ceiling on wages. ये पूरा का पूरा आपका very 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 important आपके पेपर में आ सकता है कि what were the measures taken by Robespierre, or write a short note on reign of terror, या फिर why is the period of 1793 to 1794 called as a period of reign of terror. तीनों का आंसर सेम है. व्हीट जो होता है, मतलब जो ब्रेड होता है, नॉर्मली इट इज वाइट इन कलर. लेकिन रॉबेस्पियर ने उसको जो है, ही हैड पुट द राशन, कि आप लोग राशन से ही ब्रेड खरीदोगे. एंड जो व्हाइट ब्रेड होता था, दैट वाज ओनली बॉट बाय द रिच पीपल एंड द पुअर कुड नॉट बाय. पहले वहां पर क्या था, दे यूज टू कॉल मॉन्शेयर, मदाम, ऐसे बुलाते थे फ्रांस में. बट दैट वाज अबॉलिश्ड और उसके जगह पर लोगों को बोला गया सिटोयन एंड सिटोयने. सिटोयन इज फॉर मेल एंड सिटोयन इज फॉर फीमेल्स. तो उसने ऐसे रिग्रेसिव मेजर्स लिए कि लोग जो है उसके नाम से कांपते थे.
इसीलिए उस पीरियड को हम रीन ऑफ टेरर बोलते हैं। अल्टीमेटली हुआ क्या, उसके जो सपोर्टर्स थे वो ही उसके अगेंस्ट हो गए, एंड इन 1794 ही वाज आल्सो कन्विक्टेड और उसे उसी गिलेटिन में डाल के मार दिया गया। एंड दिस एंडेड द रिपब्लिक आल्सो इन फ्रांस। अब फ्रांस को कौन रूल करेगा? डेमोक्रेसी होने मतलब कि रिपब्लिक होने के बावजूद भी देयर वाज नो लीडर, सो व्हाट टू डू, हु विल रूल? अब क्या हुआ, वहां पर देयर वर पीपल दोज हु वर रिच, उन्होंने पावर को ले लिया। कुछ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे, देयर वाज अ स्मॉल ग्रुप फॉर्म जिसमें 5 मेंबर्स थे, एंड दे ऑल टुगेदर वांटेड टू रूल द गवर्नमेंट। लेकिन दे ऑल यूज टू फाइट विथ ईच अदर, वो लोग आपस में ही एक दूसरे से झगड़ा करते रहते। एंड दिस वाज द रीजन कि वहां वो पॉलिटिकली अनस्टेबल हो गए, जिसकी वजह से वहां का जो मिलिट्री का जो हेड था, नेपोलियन बोनापार्टे, ही केम टू द पावर। उसने जो है इन सबको जो है कूप करके, कूप मतलब उन पर अटैक करके, ही क्राउन हिमसेल्फ एज द एम्परर ऑफ फ्रांस। ये जो अब आप पढ़ोगे, दिस एंटायर पोर्शन इज देयर इन योर 10th स्टैंडर्ड ऑल्सो, एंटायरली सेम आपका यही, क्योंकि यहीं से आपका 10th वाला शुरू होता है, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, that will start from this portion only. Now, what were the measures taken by Napoleon Bonaparte? Napoleon Bonaparte जो है, he was the military head. He introduced यूनिफॉर्म लॉ, जिसको हम नेपोलियन कोड या सिविल कोड 1804 बोलते हैं। उसने बहुत सारे अच्छे चेंजेस किए। फॉर एग्जाम्पल, उसने ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, रोड्स, इन सबको बहुत इंप्रूव किया। उसने अबॉलिश किया, उस वक्त में वहां पर स्लेवरी, मतलब कि वहां पर जो है दे यूज टू हैव द जो फ्यूडल सिस्टम होता था गांव में, जैसे हमारे यहाँ जमींदारी होती है, तो उन सिस्टम को उसने अबॉलिश किया। फ्रांस, यूरोप के अंदर अलग अलग वेट्स एंड मेजर्स होते थे। मतलब इफ यू गो टू प्रशिया, वहां पर आपका जो मेजर है 1 मीटर वुड बी इक्वल टू 55 सेंटीमीटर, कहीं पर इट वुड बी 60 सेंटीमीटर। वो यूनिफॉर्म लॉ लेकर आया। करेंसी उसने यूनिफॉर्म किया, मतलब ही डिड एवरीथिंग इन वेरी नाइस मैनर, बट ही ऑल्सो डिड सम मिस्टेक्स। उसने क्या किया, धीरे धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, ग्रेजुअली ही स्टार्टेड एनेक्सिंग द बॉर्डर्स ऑफ फ्रांस। मतलब फ्रांस के जो आसपास के इलाके थे, उन जगहों पर उसने अटैक करना शुरू किया, एंड वहां पर वो अपने ट्रूप्स भेज देता था। इन सब चीजों को देखते हुए मेनी ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज उसके अगेंस्ट हो गए, एंड दे टुगेदर, उन लोगों ने जो है नेपोलियन को हरा दिया इन द बैटल ऑफ वाटरलू इन 1815। क्लास 9th, इस इस वाली चीज को तो आप ऐसे मतलब अपने दिमाग में ऐसा रखना जैसे आप अपने नाम को याद रखते हो, बिकॉज दिस द सेम थिंग इज गोइंग टू बी देयर इन योर 10th स्टैंडर्ड, कि इसके बाद क्या हुआ था। और इसमें उसमें ये बड़ा क्वेश्चन भी है कि व्हाट इज 1804 का मतलब क्या है, उसमें क्या क्या प्रोविजंस थे वो भी है, एंड इन विच बैटल ही वाज, और उस बैटल के बाद क्या हुआ, वो आपका जो है दैट वुड बी इन योर सीक्वल। एंड इन दिस मैनर इफ वी सी, सबसे पहले फ्रांस वाज अ मोनार्की। Louis XVI ascended the throne in 1774. At that time, the France का जो treasure था, that was completely blank. It was empty. The king required money for maintaining the court. He required money for his lavish lifestyle. He required money for other affairs. So he used to impose the taxes on the third estate. On the social front, the society was divided on the basis of the birth.
फर्स्ट एंड सेकंड एस्टेट जो कि क्लर्जी या नोबल्स होते थे, उनके पास प्रिविलेजेस होते थे, वो उन लोगों के पास पैसा, उन लोगों के पास मैरिज, एजुकेशन, इन सब के होते थे. मोर ओवर दे वर एग्जाम्प्टेड फ्रॉम गिविंग द टैक्सेस. और जो थर्ड एस्टेट के मेंबर्स होते थे, दे वर सपोज टू गिव ऑल द टैक्सेस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स. Therefore, जो थर्ड एस्टेट के मेंबर्स थे, they were dissatisfied. And at that time, it was proposed कि एक और टैक्स ऐड किया जाएगा, और वो प्रपोजल उसने अपने कोर्ट में रखा था. अब कोर्ट के अंदर उनकी प्रॉब्लम क्या थी कि फर्स्ट एंड सेकेंड एस्टेट के पास एक एक वोट था, तो थर्ड एस्टेट जिसमें 600 मेंबर्स थे, उनके पास भी एक ही वोट था, which you can say unjustified. Therefore, उन्होंने कहा कि it should be one man one vote, ताकि जो भी आप डिसीजन लेते हो उसमें सबकी डिसीजन होना चाहिए, which the monarchy refused. और इसीलिए जो थर्ड एस्टेट के मेंबर्स थे, दे फॉर्म देमसेल्व्स इनटू द नेशनल असेंबली इन द टेनिस कोर्ट ऑफ वर्सलिस. दे वर फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. एक तरफ वो लोग फ्रेम कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरी तरफ फ्रांस के अंदर चल रहा था सबसिस्टेंस क्राइसिस. द विमेन यूज्ड टू स्टैंड इन द क्यू, द विमेन यूज्ड टू डू ऑल द, क्योंकि मेन वर बिजी विद द कॉन्स्टिट्यूशन, तो all the household work as well as the other work was on the burden of women. They had to look after their kids, they had to look after the work. And उस वक्त में ब्रेड या फिर किसी भी चीज की कीमत जो थी, that had risen, the population had risen, विंटर ग्रिम था, और इन सब की वजह से पीपल वर बिकमिंग अनरेस्ट. ऑन द अदर हैंड, जब राजा ने मना कर दिया, वो लोग वहां पर थे, तो देर वॉज वन टाइम व्हेन पीपल स्टार्टेड अटैकिंग द ग्रेन्स. रूरल एरिया के अंदर वो जो चैट्यू, उनके केजल्स होते थे, उनको अटैक किया. अर्बन एरिया के अंदर उन लोगों ने जाकर जो है बैसल को अटैक किया, और राजा ने क्या किया, उनको चुप करवाने के लिए अपने ट्रूप्स भेज दिए. दिस वे देयर वाज अ काइंड ऑफ सिविल वॉर इन फ्रांस. एंड अल्टीमेटली जब राजा ने देखा कि पीपल आर नॉट अग्रीइंग टू हिम, तो उसने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एग्री कर लिया. ऑन द पेपर तो उसने एग्री कर लिया, बट सीक्रेटली ही एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद द अदर एम्परर्स, और वहां से ट्रूप्स लेकर he waged a war against his citizen. The common people, everyone from every area participated in that war, जिसके अंदर हम उन लोगों ने जो है मार्शलीज इज अ प्लेस ऑल्सो. और जब आप लोग मैप करोगे तो मार्शलीज आपके, और अभी मैं और दो जगह का नाम बताऊंगी, वो सारे आते हैं इन द मैप. Marshallese is a place also, and it is also the national anthem of France. And then there was a political club called Jacobin, जो ज्यादा powerful था. They came into the power. उन्होंने राजा को जो है बंदी बनाया. For 3 hours he was kept as hostage, and later on उसको हटाकर Maximilian Robespierre became the leader of France. He established republic. And जो Louis XVI और उसकी वाइफ थी, they were publicly executed. But the period of Maximilian Robespierre is called as the reign of terror, because उसने जो है लैंड पे, वेजेस पर जो है उसने सीलिंग लगा दी. सीलिंग मतलब इसके ऊपर आप नहीं कमा सकते हो. एंड खाने पीने चीजें, जो चीजें होती थी, दे वर सपोज टू बी बॉट ओनली इन द राशन, यानी कि आपको नाप के तोल के आपको सामान दिया जाता था. व्हाइट ब्रेड जो है उसको फोरबिडन कर दिया. इट वॉज नॉट टू बी ईटन बाय एवरीवन. कॉमन लैंग्वेजेस में चेंजेस किए, एंड जो आपके पुराने टैक्सेस थे उन सबको हटाया. एंड एनी वन हु वॉज अगेंस्ट हिम, ही वुड बी, उसको जो है गिलेटिन में डाल के मार दिया जाए. So many people were against Maximilian Robespierre, and ultimately in July 1794 he was also executed in the same guillotine. उसकी डेथ के बाद देयर वाज अ शॉर्ट, थोड़े टाइम के लिए एक छोटा सा गवर्नमेंट था जिसको हम बोलते हैं डायरेक्टरी.
जिनमें कुछ मेंबर्स इलेक्टेड थे, कुछ आपके रिच पीपल थे, एंड अल्टीमेटली दे यूज्ड टू फाइट विथ ईच अदर, जिसकी वजह से वहां का जो मिलिट्री लीडर था नेपोलियन बोनापार्टे, ही क्राउन हिमसेल्फ एज अ एम्परर. Even though Napoleon Bonaparte made many good changes, he gave good law, उसने communication, then transport, इन सबको improve किया, yet he used to annex the areas around France. इसीलिए फ्रांस के आसपास के जो मतलब कि जो रूलर्स थे, they became his enemy and he was defeated in the battle of Waterloo. अब आपके नेक्स्ट आता है पेपर के अंदर कि व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ विमेन इन फ्रांस. तो विमेन का पोजीशन लाइक इंडिया इट वाज नॉट वेरी गुड. दे यूज्ड टू पार्टिसिपेट एक्टिवली बट दे वर नॉट गिवन एनी काइंड ऑफ सिटीजनशिप. जो विमेन थर्ड एस्टेट की थी, नॉर्मली दे वुड वर्क एज द मेड सर्वेंट, डोमेस्टिक हेल्प, फ्लावर सेलर, ऐसे काम करती थी. वेयर एज जो नोबल्स के लोग होते थे, दे वर सपोज टू गेट द एजुकेशन, दे वुड मैरी अमंग देयर सेम एरियाज. इन लोगों ने, विमेन ने अपने क्लब्स, अपने न्यूज़पेपर्स भी स्टार्ट किए, और इनमें से एक विमेन थी ओलंपे डी गॉर्जिस, जिसने एक, जैसे आपके डिक्लेरेशन ऑफ मतलब कि मेन एंड राइट्स है, वैसा डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स फॉर विमेन लिखा था. बट उसको जो है मैक्समिलन रॉबेस्पियर ने उनके पॉलिटिकल क्लब्स को बंद कर दिया एंड शी वाज एग्जीक्यूटेड. अल्टीमेटली विमेन इन फ्रांस गॉट द राइट टू वोट इन 1946. इंडिया को आजादी मिली थी 1947 में, और हमसे एक साल पहले ही वहां की जो लेडीज थी उनको राइट्स मिले थे. दैट मीन्स इवन दो द वुमेन पार्टिसिपेटेड, लेकिन वो लोग जो है दे वर कंसिडर्ड एज पैसिव सिटीजन्स. उनको पैसिव सिटीजन्स माना जाता था. they were not allowed to vote, they were not allowed to participate in the political areas, they were not allowed to have the education. even though थोड़ा बहुत चेंजेस लेकर आए थे एजुकेशन में, बट नॉट कंप्लीटली. देयर वर सम फैमिली लॉ, मैरिज लॉ, डाइवर्स लॉ लेकर आए थे, बट इट वाज नॉट कंप्लीट. द women were not that much given any rights. Ultimately it was in 1946 that they got the rights. आपके वन मार्कर क्वेश्चन. अब आता है एक बहुत ही मतलब कि मजेदार सा एक चीज. इन France, there used to be, in the earlier period, there used to be the practice of slavery. और इसको हम लोग बोलते हैं ट्रायंगुलर स्लेवरी. इसको हम बोलते हैं ट्रायंगुलर स्लेवरी. कैसे? फ्रांस आपका जो है इट इज इन यूरोप, राइट? एंड फ्रांस की कुछ एरियाज थे विच वर देयर इन अमेरिका, नॉट इन द नॉर्थ अमेरिका बट इन द साउथ अमेरिका, जो आपका सदर्न अमेरिका विच इज पुअर, लैटिन अमेरिका स्पेसिफिकली, जिसको आज हम लोग वेस्ट इंडीज के नाम से जानते हैं. उस वक्त में देवर ग्रुप ऑफ कैरिबियन आइलैंड्स. तो फ्रांस की कुछ एरियाज थे जहां, जो आपके साउथ अमेरिका में थे, एंड वहां पर दे यूज टू ग्रो शुगर, कॉफी, ये सब वो लोग ग्रो करते थे. ये फ्रांस की ही एरिया थी, बट दैट वाज इन अमेरिका. अब यूरोप से लोग जो हैं दे डिड नॉट वांट टू गो टू दिस प्लेस, क्योंकि ये ज्यादा डेवलप नहीं है. इवन टिल डेट इट इज नॉट डेवलप. So they refused to go and work there. अब फ्रांस, यूरोप वाले क्या करते? तो यूरोपियन मर्चेंट्स क्या करते थे? दे वुड गो टू अफ्रीका. वो लोग जाते थे अफ्रीका. अब अफ्रीका एट दैट टाइम वाज अ पुअर कंट्री, मतलब सम एरियाज. वहां से वो क्या करते? दे वुड बाय द स्लेव्स. वो लोग जो है स्लेव्स को खरीदते थे, एंड देन थ्रू द शिप उन लोगों को उसके अंदर बंद करके शिप में लेकर दे ऑल वुड बी पुट, उन लोगों को वहां पर जाकर
लैटिन अमेरिका के अंदर रखवा देते थे। अब ये लोग इतने गरीब होते थे कि दे कुड नॉट गो बैक, सो दे ऑल सेटल्ड ओवर देयर। आपके 10th स्टैंडर्ड में आई थिंक मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड में ये वाला पोर्शन आएगा। सो मेनी ऑफ द पीपल they settled over there in Latin America and South America because they could not go back. और आज भी अगर आप वेस्ट इंडीज को देखोगे और अफ्रीकन को देखोगे तो दे लुक अलाइक, वो लोग देखने में एक जैसे लगते हैं। एंड द रीजन इज ये, क्योंकि ये उन्हीं के एंसेस्टर्स हैं। नाउ दे डिड नॉट हैव एनी वे, तो दे ऑल, ये जो स्लेव्स होते थे, दे यूज टू स्टे हियर एंड वर्क। और इसको हम बोलते हैं ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। This is called as triangular because it worked in a triangular manner. This is a one. नेपाल मतलब कि बीच में तो सम फॉर सम पीरियड जब आपके ये रॉबेस्पियर आए थे तो उस वक्त पे तो अबॉलिश कर दिया था, लेकिन नेपोलियन री इंट्रोड्यूस स्लेवरी। इट वाज ओनली इन 1848 कि स्लेवरी को कंप्लीटली अबॉलिश किया गया। बट ड्यू टू द स्लेव ट्रेड, बॉर्डेक्स एंड नैंटिस, ये आपका मैप क्वेश्चन है। दिस इज योर मैप क्वेश्चन। शॉर्ट शॉर्ट, क्योंकि आपके फर्स्ट टर्म में मैप आएगा और ये वाला आता है। ये एरियाज काफी प्रॉस्परस हुए थे क्योंकि दे यूज टू, मतलब कि ये वहां से शुगर वगैरह लेके आते थे, दे यूज टू सेल इट ऑन। ये वाला जो आपके पोर्ट एरियाज थे, बॉर्डेक्स एंड नैंटिस, दे बिकेम प्रॉस्परस। So this is how different problems were there in France. For women, there were some problems. For the slaves, there were some problems. In everyday life, जो आपके न्यूज़पेपर्स होते थे, इन सबको जो है, they were not allowed to speak anything about the government. Later on, आपके जो है चीजें धीरे 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 स्टार्ट हुई थी, लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, ये सब आपके बाद में स्टार्ट हुआ। इनफैक्ट हमारे यहाँ से टिप्पू सुल्तान एंड राजा राम मोहन रॉय वर सम ऑफ द लीडर्स हु वर इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज ऑफ लिबर्टी। और इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसको हम बोलते हैं बैग ऑफ बोरोविंग, आप लोग कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन में पढ़ोगे उसको, उसको हम बोलते हैं बैग ऑफ बोरोविंग। तो हमने जो आइडिया ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स, लिबर्टी, ये सब हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही निकाला था। We had taken all these from the French Revolution. मतलब French Revolution जो था, it inspired so many people, so many countries across the world. So that is the summary of the chapter, French Revolution. These are some of the symbols which can come in your one marker question or match the column. Like उस वक्त में जब वो लोग revolt करते थे, they used different symbols. Like कैप जो रेड कलर का था, वो स्लेवरी का निशान था। ये टेबल जो बना रखा था, टैबलेट, वो लॉ का था। स्नेक बाइटिंग, दैट इज एटर्नल, हमेशा। ब्रोकन चेन, स्लेवरी, symbol of royal power they had. And these were the books which I said. Montesquieu, he wrote Spirit of Law. John Locke wrote Two Treatises of Government. Rouget wrote Social Contract. A.B. Shears wrote the influential pamphlet What is the Third Stage. ये आपका टाइमलाइन है पूरा आपके इस मतलब कि चैप्टर का। दिस इज कि 1799 ही बिकेम, दिस इज हाउ, मतलब कि हाउ इट स्टार्टेड फ्रॉम हियर। 1774 लुइस, 1789 स्टेट जनरल को कॉल किया गया। देन टेनिस कोर्ट में जो है नेशनल असेंबली बना। देन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। देन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बना। देन रिपब्लिक बना। देन रीन ऑफ टेरर हुआ। फिर डायरेक्टरी बना। एंड अल्टीमेटली नेपोलियन बिकेम द रूलर ऑफ फ्रांस। इसका आगे वाला पोर्शन यू विल बी स्टडिंग इन क्लास 10. So this is all in the chapter, the French Revolution. It's a very important as well as very interesting chapter.